welcome to Get Academy Plus. So today we will discuss on the numericals on the basics of the DC machine. Till now we have discussed about the what are the required basics for us to understand the working principle of the DC machine construction and other phenomena which are required to understand the basics of DC machines. Now we will discuss the numerical based on the DC machines. The numerical which has been written for you on the board is like this. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, a 4-pole DC generator has 48 slot and 8 conductors per slot. 8 conductors per slot. The useful flux per pole is 30 milliweber and speed is 800 rpm. The generator EMF is E1 if the machine is lap wound. The machine is lap wound and E2 if the machine is wave wound. देखिए उसमें जो दिया है वो मैं पहले पूरा का पूरा गोल कर देता हूँ, मतलब आपको याद रखे, समझ गए. 48 slot and 8 conductor per slot. कितना बोला? 8 कंडक्टर पर स्लॉट बोला. स्पीड इज फ्लक्स बोल दिया उसने. फ्लक्स कितना दिया है? फ्लक्स इज 30 मिलीवेबर बोला है एंड स्पीड इज व्हाट 800 आरपीएम. तो सबसे पहले क्या करोगे? गिवन लिखोगे. गिवन क्या है आपके पास? गिवन में उसने बोला है क्या? 48 स्लॉट. सो स्लॉट कितना आ रहा है आपके पास? स्लॉट से 48, 8 कंडक्टर पर स्लॉट. सो टोटल कंडक्टर कितने आएंगे? टोटल conductors is equals to 8 conductor per slot. So slot A multiply by total slot कितने? 48. So 48 slots. ये स्लॉट से स्लॉट कैंसिल हो जाएगा. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 48. 8 8 जा 40 64 64 जा so 4 8 4 जा 32 32 plus 6 कितना? 38. so this will become 384. ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स. ठीक है. the useful flux per pole is 5 which is equals to, it has been given as 30 milliweber. ठीक है. speed is given as 800 rpm and ठीक है, बाकी चीज़ें अपन को निकालनी. देखिए तो मैं दो अलग अलग केसेस कंसिडर करूंगा. केस 1 की जब मशीन मेरी लैप वाउंड रहेगी और केस 2 की जब मेरी मशीन वेव वाउंड रहेगी. सो केस 1 के बारे में बात कर लेते हैं. केस 1 के बारे में वो क्या बोल रही है? देखिए केस 1 में बोल रहा है फॉर द लैप वाउंड डीसी मशीन, फॉर द लैप वाउंड डीसी मशीन, डीसी मशीन. तो इसमें क्या होंगे ना, आपके जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे. क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कॉमा ए, these are equals to number of poles. These are equals to what? Number of poles. तो आपको जो यहाँ पे जो इंडिस टेम का जो एक्सप्रेशन होगा वो किस तरीके से मॉडिफाई होगा? इट विल बी E1 इज इक्वल्स टू NP5Z डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ए, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ए. ठीक है. तो आपको बस यहाँ पे क्या है ना, उसके वैल्यूज पुट करने हैं और कुछ नहीं है. तो n का वैल्यू क्या है आपके पास? n मतलब क्या? स्पीड कितनी दी है उसने? स्पीड इन आरपीएम कितना दिया? 800 दिया है. सो दिस विल बिकम 800 आरपीएम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए? 4 दिए. सो नंबर ऑफ पोल्स आर 4. उसके बाद उसने फ्लक्स कितना दिया? 30 मिलीवेबर. सो दिस इज 30 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने दिए उसने? कंडक्टर टोटल कंडक्टर आर 384. सो 384 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 4. ए इज इक्वल्स टू 4. सो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जीरो कैंसिल है, जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 10 कैंसिल. तो इस तरीके से हो जाएगा. 3 1 जा 3 2 जा 20, 3 2 जा 6 सॉरी. उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए ये क्या बन जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 4. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 34, जिसका जो वैल्यू आ गया दिस विल बी E1. E1 विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 384. तो 4 4 जा विल बिकम 16. ठीक है. 4 3 जा 4 8 जा 32. 32 प्लस 1 कितना बन जाएगा? ठीक है. तो ये बन जाएगा E1, क्योंकि ये एक्चुअली 4 नहीं है, 0.4 रहेगा, क्योंकि ये इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट, इसका इफेक्ट कंसिडर नहीं किया. आप कर सकते हो, कैलकुलेशन ही तो करना है, बहुत आसान है और इतनी छोटी छोटी चीज़ों में क्या बोल रहा है. ठीक है. केस 2 के बारे में बात कर रहे थे. केस 2 क्या बोल रहा है? केस 2 में देखिए उसने क्या बोला है. केस 2 में वो बोल रहा है फॉर द वेव वाउंड डीसी मशीन, वेव फॉर द वेव वाउंड डीसी मशीन. देखिए इसमें क्या है ना भाई, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2.
ठीक है। सो बैक ईएमएफ जो आएगा आपके पास यहाँ पे, उसको E2 नाम दे दो क्योंकि उसने क्वेश्चन में E2 नाम दिया है। सो E2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू NP5Z डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ए, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ए। तो n का वैल्यू कितना बन जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय p का वैल्यू कितना बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय z का वैल्यू 384 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसका जितना वैल्यू आएगा उसका डबल डायरेक्टली इसमें हो जाने वाला है, सिंपल अगर बोलूँ, क्योंकि देखिए ना बस मैथमेटिक्स तो यहाँ पे 4 था, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 है, बस इसका डबल हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो आप उसको, कोई दिक्कत नहीं। इसका डबल कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 306 एंड दिस विल बिकम 1.4, तो दिस विल बिकम 307.2, सॉरी ये 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, 6 + 6 × 2 12, सो दिस विल बिकम EV2। आप उसको आराम से देख सकते हो, कोई नहीं, कैलकुलेशन तो है, बस उसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल्स बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन पेपर उसको आपको अप्रोच करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला क्वेश्चन में, अ कंपाउंड जनरेटर सप्लाइज अ लोड ऑफ 13.2 किलोवाट एट 220 वोल्ट, एट व्हाट 220 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड शंट फील्ड वाइंडिंग आर 0.08 ओम, 0.05 ohm and 55 ohm respectively. Calculate the induced EMF when the generator is connected as a long shunt and the induced EMF when the generator is connected as a short shunt. ये 0.08 है, 0.008 है, 0.08 ohm है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं अभी, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है, मैंने बोला है आपको कि जब भी डीसी मशीन का क्वेश्चन आ जाए या कोई भी मशीन का आ जाए तो सबसे पहले ना उसका डायग्राम निकाल लीजिएगा, बहुत सारी चीजें वैसे क्लियर हो जाएगी। अब जो बोला है उसने कंपाउंड जनरेटर बोला है, और उसने बोला क्या है, लॉन्ग शंट कनेक्शन होगा तब जाके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना होगा, और जब मैं शॉर्ट शंट कनेक्शन के लिए जाऊंगा तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना होगा, बेसिकली उसने ऐसा पूछा है। तो देखिए मैं इसके लिए 2 केस बना देता हूँ। सो केस वन क्या होगा आपके पास, इट विल बी लॉन्ग शंट कनेक्शन, क्या होगा, लॉन्ग शंट कनेक्शन। और जब आप लॉन्ग शंट कनेक्शन की बात करो इसका मतलब क्या, आपका जो शंट में जो आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी इट विल बी कनेक्टेड डायरेक्टली सप्लाई के साथ कनेक्टेड होगी, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लॉन्ग शंट। और जो आपके पास फील्ड वाइंडिंग है अगर वो डायरेक्टली आर्मेचर के साथ शंटेड है, आर्मेचर के अक्रॉस में उसको कनेक्टेड है, देन इट विल बी शॉर्ट शंट। और आपकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग होगी आपकी जो सीरीज में कनेक्टेड होगी, वो उसका भी कनेक्शन डिफाइन करेगा, मतलब उसका भी कनेक्शन बता देगा अपन को कि शॉर्ट शंट में, लॉन्ग शंट में, उससे भी पता चल जाता है, ठीक है। जब मैं लॉन्ग शंट कनेक्शन की बात कर रहा हूँ तो देखिए लॉन्ग शंट कनेक्शन बेसिकली किस तरीके से होगा आपके पास। सबसे पहली बात मैं आपको ये डायग्राम इसके लिए निकाल के दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं पता है, बच्चे इसमें गलती यहाँ पे करते हैं कि पावर फ्लो का डायग्राम किस तरीके से, पावर फ्लो वहाँ पे गलत कर देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लॉन्ग शंट की। सो लॉन्ग शंट के लिए थोड़ा जरूरत ज़्यादा नीड पड़ेगी जगह की। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द लॉन्ग शंट कनेक्शन, दिस इज नथिंग बट द लॉन्ग शंट कनेक्शन, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। दिस इज द लॉन्ग शंट कनेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। देन दिस इज द फील्ड वाइंडिंग, दिस इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर आपके पास है, ये क्या आपके पास एक आर्मेचर है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है, आर्मेचर, दिस इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, दिस इज द सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड दिस इज द फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं बोला क्या अभी जनरेटर के बारे में बात चल रही, तो दिस विल बी जनरेटेड ईएमएफ ईजी, ठीक है। और जनरेटर के बारे में बात चल रही तो ऑब्वियस कि जनरेटर विल डिलीवर द करंट टू द लोड, इट विल डिलीवर करंट टू द व्हाट, लोड। सो यहाँ से जो करंट आएगा दैट विल बी व्हाट, आर्मेचर करंट IA, इधर जो करंट जाएगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट फील्ड करंट IF, और इधर जो करंट जाएगा दिस विल बी नथिंग बट लोड करंट IL। और यहाँ पे क्या कनेक्टेड होगा आपके पास, यहाँ पे कनेक्टेड होगा आपके पास लोड कनेक्टेड होगा, यहाँ पे क्या कनेक्टेड होगा, लोड कनेक्टेड होगा। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखते हो तो देखिए उसने बोला क्या है, सप्लाइज लोड, ऐसा कुछ उसने बोला है, जनरेटर सप्लाइज सो एंड सो लोड, ऐसा कुछ उसने बोला होगा। देखिए उसने बोला कि कंपाउंड जनरेटर सप्लाइज अ लोड ऑफ 13.2 किलोवाट एट 220 वोल्ट।
तो देखिए लोड दे दिया है उसने और कौन से वोल्टेज पे उसको सप्लाई कर रहा है वो भी दे दिया है, इसका मतलब उसने टर्मिनल वोल्टेज दे दिया है। और ये जो टर्मिनल वोल्टेज आपके पास है यहाँ पे कितनी है, दिस इज नथिंग बट 220 वोल्ट। और ये जो लोड है कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, दिस इज 13.2 किलोवाट, इस तरीके से बोल रहा है। तो उसमें से देखिए आपको IL का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि IL मल्टीप्लाई बाय VT विल गिव अस 13.2 किलोवाट पावर। तो देखिए यहाँ से मुझे IL का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मुझे IL पता चल जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो ना मेरे पास वहाँ पे पता चल जाएगी, क्योंकि मेरे पास देखिए रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज दे रखे हैं सारे के सारे रेजिस्टेंसेस के, तो वहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपके लिए जो पहले गिवन डेटा है पूरा का पूरा डेटा मैं आपके लिए डिक्टेट कर दे रहा हूँ। तो डेटा देखिए क्या क्या दिया उसने, गिवन, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया उसने 0.08 ओम, RA कितना दिया उसने 0.08 ओम। उसके बाद सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया उसने 0.05 ओम। उसके बाद RF का वैल्यू उसने दिया फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, इट इज गिवन अस 55 ओम, इट इज गिवन अस व्हाट 55 ओम, इतना दिया है, 0.05 दिया है ना सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, करेक्ट, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से मेरे पास IF दिया है, तो मैं यहाँ से देखिए इधर जाने वाले IF का वैल्यू निकालूंगा। तो IF कितना होगा, IF इज इक्वल्स टू VT अपॉन RSH या RF यू कैन कॉल इट एज, ठीक है। तो ये VT जो बनेगा आपके पास V सफिक्स T, तो VT कितना होगा 220 डिवाइडेड बाय RF कितना 55, तो ये देखिए कितना दे देगा आपके पास, दिस विल गिव अस 4 एम्पियर, दिस विल गिव अस व्हाट, दिस विल बी द 4 एम्पियर करंट, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द जनरेटर। फील्ड वाइंडिंग जो होगा उसमें से कितने करंट जाएगा, 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से IF का भी वैल्यू पता चल गया, जो कि दिया नहीं था लेकिन मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया, तो उसका वैल्यू मुझे पता चल गया कितना आया, 4 एम्पियर आया, ठीक है। अब मुझे क्या ना IL का वैल्यू निकालना है। तो IL क्या होगा, IL विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस PL इज इक्वल्स टू VT मल्टीप्लाई बाय IL, सो दिस विल बी VT मल्टीप्लाई बाय व्हाट IL। PL का वैल्यू कितना 13.2 किलोवाट, सो दिस विल बी 13.2 multiply by 10 to the power 3 is equals to 220 multiply by IL, multiply by what IL। so 220 से अगर मैं 13.2 को डिवाइड कर दूं तो देखिए कितना आ जाएगा, दिस विल बी 13.2, इस तरीके से आ जाएगा, दिस विल बी व्हाट 220। तो IL इज इक्वल्स टू देखिए एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो चला जाता है, 22 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना 132, तो ये बन जाएगा आपके पास 6, तो ये बन जाएगा 60 एम्पियर। तो IL का वैल्यू कितना आ रहा है, 60 एम्पियर आ रहा है, कितना आ रहा है 60 एम्पियर आ रहा है, समझ में आ रही बात। IL का वैल्यू आपको पता चल गया 60 एम्पियर। तो आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है क्या IA, तो IA क्या है, बस यहाँ पे KCL अप्लाई कर दीजिएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ IA इज इक्वल्स टू दिस विल बी IL प्लस I शंट। IL का वैल्यू है 60, इसका वैल्यू है 4, तो दिस विल बिकम 64 एम्पियर। तो आपके पास जो आर्मेचर जो करंट आ रही है उसका वैल्यू कितना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 64 एम्पियर, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 64 एम्पियर आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो उसका वैल्यू पता चल गया अपन को 64 एम्पियर। अगर उसका वैल्यू 64 एम्पियर पता चल गया तो देखिए आगे मैं उसको किस तरीके से एस्टिमेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखिए यहाँ पे मेरे पास EG का वैल्यू पता करना है, मुझे RA का वैल्यू दिया, RSA का वैल्यू दिया, तो बस अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई कर दूँ तो आराम से मुझे क्या पता चल जाएगा, EG पता चल जाएगा भाई, आराम से क्या पता चल जाएगा EG। सो अप्लाइंग KVL इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ EG व्हिच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, EG विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी VT प्लस IA मल्टीप्लाई बाय RA प्लस RSA, इस तरीके से आएगा भैया। तो VT का वैल्यू कितना है भाई, दिस इज नथिंग बट 220 प्लस IA का वैल्यू कितना 64 मल्टीप्लाई बाय RA का वैल्यू 0.05 प्लस 0.08। तो यहाँ से जो आपके पास EG का वैल्यू आएगा फॉर लॉन्ग शंट कनेक्शन, मेरे पास EG का वैल्यू दिया होगा, मेरे पास जो EG का वैल्यू दिया होगा भाई उसका वैल्यू कितना होगा बेसिकली, जो EG का वैल्यू मेरे पास आया है फॉर लॉन्ग शंट कनेक्शन इट इज, तो देखिए जो जनरेटेड EMF है उसका जो वैल्यू आ रहा है दिस इज इक्वल्स टू 228.32 वोल्ट। एक बार फिर से आप उसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मेरे पास जो आंसर है वो इतना है, आप एक बार फिर से उसको कैलकुलेट कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो यह है आपके पास किसके लिए, फॉर लॉन्ग शंट कनेक्शन। अब मैं केस 2 बना देता हूँ आपके लिए फॉर शॉर्ट शंट। देखिए मैं आपके लिए केस 2 के बारे में बात करता हूँ। केस 2 क्या बोला है आपको, जो आपके पास केस 2 बोला है, केस 2 के बारे में जो बोला है, केस 2 क्या होगा भाई, शॉर्ट शंट कनेक्शन। क्या होगा, शॉर्ट शंट कनेक्शन। जब आप शॉर्ट शंट कनेक्शन की बात करते हो तो उसमें क्या होगा, आपका जो फील्ड वाइंडिंग होगा डेट वाइंडिंग विल
दैट वाइंडिंग विल बी शंटेड अक्रॉस दी आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर के पैरेलल में वो आ जाएगी, ठीक है। तो उसका डायग्राम निकालना बहुत ही आसान है, कैसे निकालोगे? दिस इज गोइंग टू बी दी फील्ड वाइंडिंग, this is EG, this is RA, this is RAC, this is the field winding resistance RF, ठीक है, and this is the load connected at this particular point. अब लोड के बारे में उसने बोला है कि इट इज कंज्यूमिंग द सेम पावर फॉर द सेम कनेक्शन, बट कनेक्शन विल बी व्हाट नाउ, इट विल बी शॉर्ट सम कनेक्शन। और कितना पावर बोला है उसने जो पावर बोला आपके पास, दिस इज 13.2 किलोवाट, इतना पावर दिया, दिस इज द लोड, ठीक है। और इसके अक्रॉस के जो वोल्टेज है, दिस इज VT विच इज इक्वल टू 220 वोल्ट। VT कितना है? 220 वोल्ट है। तो आपको एक बात पता है कि देखिए 220 वोल्ट वोल्टेज उसके अक्रॉस में सेम है, लोड के अक्रॉस में, और उसके पावर भी सेम है, तो करंट भी सेम ही जाएगा। सो IL का जो वैल्यू आएगा, IL इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, कितना वैल्यू आएगा IL का? इट विल बी 60 एम्पेयर, इट विल बी व्हाट? 60 एम्पेयर। कितना आएगा? 60 एम्पेयर आएगा, ठीक है। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना दिया है, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना दिया है, उनके वैल्यूज लिख लेते हैं। RAC का वैल्यू दिया उसने 0.05 ओम, दिस इज 0.08 ओम। उसके बाद फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो दिया आपके पास, दिस इज 55 ओम, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट 55 ओम। तो अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूँ तो देखिए मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट की वोल्टेज मिल जाएगी। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर VX नाम दे दूँ, VX इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करूँ तो यहाँ पे जो करंट फ्लो की दैट विल बी व्हाट? IL, और IL का वैल्यू आपको दिया है 60 एम्पियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, दिस विल बी 220 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 0.05, कितना? 0.05। तो ये आ जाएगा आपके पास VX का वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द VX इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दिस विल बी 3, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.05, दिस विल बिकम 3 प्लस 220, दिस विल बिकम 223 वोल्ट, दिस विल बिकम व्हाट? 223 वोल्ट। ये क्या आ जाएगा आपके पास? VX का वैल्यू। किसका वैल्यू आ जाएगा? VX का। देखिए अगर मुझे EG पता करना है तो मुझे क्या ना, इधर से जनरली करंट पता चल जानी चाहिए, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे आराम से केवीएल अप्लाई करूंगा और मुझे उसका वैल्यू पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा ना? उसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो मुझे VX पता है, पता नहीं है, हाँ पता चल गया ना भाई, VX तो पता चल गया। अब मुझे क्या ना, IF अगर पता चल जाए, मतलब इस फील्ड वाइंडिंग में जाने वाले करंट अगर पता चल जाए, तो मैं उसको आराम से मॉडिफाई करके उसका आंसर निकाल पाऊंगा। सो IF is equals to VX upon RF, VX upon what? RF। VX का वैल्यू कितना है? तो वैल्यू ऑफ VX is 223 डिवाइडेड बाय RF का वैल्यू कितना है? 55। इसको अगर सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू आएगा 4.0545 एम्पियर। आप एक बार फिर से उसको सॉल्व करके देखना, कि मेरे पास जो आंसर था, मेरे पास तो यही आंसर, मैंने जब उसको कैलकुलेट किया था तो उसका आंसर ये आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उसको क्या ना एक बार फिर से खुद कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। अब अगर मैं IA का वैल्यू पूछूँ आपसे, तो IA का वैल्यू क्या आ जाएगा? IA इज इक्वल्स टू, दिस विल बी IL प्लस व्हाट? IF, IL प्लस व्हाट? IF। IL का वैल्यू कितना है? IL इज 60 एम्पियर। IF का वैल्यू कितना है भाई? IF का जो वैल्यू दिया है आपके पास, इट इज 4.0545 एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपके पास 64.0545 एम्पियर, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? आर्मेचर करंट। दिस इज नथिंग बट व्हाट? आर्मेचर करंट है। इतना समझ में आ गया? अब आपको क्या पता करना है? नाउ यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ EG। तो EG कैसे फाइंड करोगे? EG इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बस मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूंगा तो देखिए उसका वैल्यू किस तरीके से आएगा। दिस विल बिकम VT प्लस IARA प्लस IL मल्टीप्लाई बाय RSE। तो ब्रश ड्रॉप वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया, ब्रशेस के वोल्टेज के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो इट विल ऑलवेज बी टेकन वाज 0 वोल्ट, और यू कैन निग्लेक्ट इट, ठीक है। VT का वैल्यू कितना है? दिस इज नथिंग बट 220 वोल्ट प्लस आर्मेचर करंट कितने आपके पास? 64.0545 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? दिस इज 0.08 प्लस लोड करंट कितने आपके पास? इट इज 60 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 0.08। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो EG का वैल्यू आएगा, दिस विल बिकम 228.124 वोल्ट। आप एक बार फिर से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया तो उसका आंसर याद है। मतलब कैलकुलेशन कभी देखिए यार, कैलकुलेशन में किसी भी कभी एरर मतलब मिस्टेक हो सकती है, कभी कभी बुक में भी गलत लिखा हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक बार फिर से खुद से उसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको मैं बस कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ आपको। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन नहीं आने वाले, एग्जाम में डेटा चेंज करके आएगा, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो मतलब बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें बस केवीएल केसीएल अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं, इतना आसान है। बेसिकली डीसी मशीन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इजीएस्ट टॉपिक इन द एंटायर इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, देखिए बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में? 8 पोल लैप वाउंड आर्मेचर rotated at 350 rpm is required to generate a voltage of 260 volt. Is required to generate a voltage of what? 260 volt. The useful flux per pole is about 0.05 Weber. If the armature has 120 slots, calculate the suitable number of conductors per slot and determine the actual value of flux required to generate the same voltage. ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, पहले क्वेश्चन में जो दिया उसको लिख लो, उसके बाद देखना है कि क्या पूछा है उसने बेसिकली अपन। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए आपको? 8 पोल दिए, सो P इज इक्वल टू व्हाट? 8। उसके बाद उसने स्पीड कितना दिया है भाई? स्पीड इज इक्वल टू 350 आरपीएम। कितना दिया है स्पीड? 350 आरपीएम। उसके बाद टू जनरेट वोल्टेज ऑफ EB कितना दिया आपको? 260 वोल्ट। 260 वोल्ट प्लस पर पोल इज गिवन एज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस इट इज 0.05 वेबर। And if the armature has 120 slots, so total number of slots कितने आपके पास? 120. Calculate the suitable number of conductors per slot. Conductors per slot पूछे अपन को, ठीक है। तो देखिए अपन के पास बैक EMF का जो फॉर्मूला होता है, EMF induced in the machine, it is given by EB is equals to NP phi into Z divided by what? 60 मल्टीप्लाई बाई ये होता है आपके पास व्हाट? EMF इंड्यूस्ड इन द मशीन, उसका फॉर्मूला। अब उसमें बस वैल्यूज पुट करना है। सो दिस इज 260 इज इक्वल्स टू N का वैल्यू कितना है? 350 आरपीएम। 350 आरपीएम करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय P का वैल्यू कितना है आपके पास? P इज 8 मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स 0.05 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? Z डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय मशीन का कनेक्शन कौन सा है? मतलब वाइंडिंग का कनेक्शन लैप वाउंड है, सो दिस विल बिकम व्हाट? 8। तो यहाँ से देखिए जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिएगा। पहले ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए ये क्या बचेगा? 260 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 0.05, इस टाइप से। दिस इज इक्वल टू व्हाट? जेड। ये आ जाएगा आपके पास क्या? जेड का वैल्यू आने वाला, ठीक है। अगर इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा? मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उसको निकालता हूँ। दिस विल बी 260 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35। इसका वैल्यू आ रहा है भाई 891.42। नंबर ऑफ कंडक्टर कितना आ रहा है? 8 इज इक्वल्स टू 8 सॉरी Z इज इक्वल्स टू 891.42, ठीक है। लेकिन उसने अपन को ये नहीं पूछा, उसने अपन को पूछा क्या? उसने पूछा है कि कैलकुलेट द सुटेबल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट पूछा है उसने। क्या पूछा है भाई? कंडक्टर्स पर स्लॉट पूछा है। सो कंडक्टर पर स्लॉट अगर अपन को पूछा है तो उसके लिए देखिए, हाँ, कंडक्टर पर स्लॉट मतलब क्या? डिवाइडेड बाय स्लॉट्स, कंडक्टर पर स्लॉट्स, ठीक है। इस स्टेप से उसने पूछा, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर से 891.42 डिवाइडेड बाय व्हाट? स्लॉट्स कितना आपके पास? 120। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस डिवाइडेड बाय 120, तो यार आपके पास 7.428 ना, यस 428, 7.428 इस टाइप से आ रहा है। तो कंडक्टर पर स्लॉट्स भाई कितना है आपके पास? कंडक्टर पर स्लॉट्स आर इक्वल्स टू, अब देखिए ये 7.428 पर स्लॉट, हर एक स्लॉट में अपन ऐसा, तो मतलब कि एक ऐसा इंटीग्रल, ऐसा फ्रैक्शन में वैल्यूज वगैरह ऐसा तो कंडक्टर पर स्लॉट हो ही नहीं सकते। उसको मैं अप्रॉक्सीमेट कर लेता हूँ, फिर ये क्या बन जाएगा? 7.428, दिस विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट? दिस विल बिकम 8। सो कंडक्टर पर स्लॉट कितना बन गया आपके पास? 8 बन गया। क्या बन गया अभी? 8 बन गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स अभी अगर उसके लिए पूछे तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या बन जाएंगे? Z इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, तो ये बन जाएंगे आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 120, सो दिस विल बिकम 8 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 960 कंडक्टर बन जाएंगे। Z का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा आपके पास। इतनी बात समझ में आ रही है? अब उसने देखिए पूछा क्या आगे, उसके बारे में पूछ लेते हैं, देखते हैं कि उसने पूछा है कि एंड डिटरमाइन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स रिक्वायर्ड टू जनरेट सेम वोल्टेज। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स पूछे उसने। सो अगर आपको एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स अगर पूछा है तो देखिए E इज इक्वल्स टू NP phi
जेड डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ए। पूछा क्या आपको 5 पूछा है, तो इस इक्वेशन को उस तरीके से मॉडिफाई कर लीजिएगा। सो 5 इज इक्वल्स टू एन, 5 इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय एन इंटू पी इंटू जेड। इस तरीके से यहाँ से तो ए और पी कैंसिल, क्योंकि लैब कनेक्शन है तो दोनों का वैल्यू सेम ही हो जाएगा। ई का वैल्यू कितना 260 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय दिस इज 60 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है आपके पास 350 आरपीएम मल्टीप्लाई बाय जेड का वैल्यू कितना है भाई, जेड का जो वैल्यू है आपके पास, द वैल्यू ऑफ द कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ द कंडक्टर्स आर 960। ठीक है, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दिस इज 16। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.0464, 0.0464 वेबर। ये आ रहा है फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास देखिए भाई फ्लक्स भी आ गया, अब आप उसको आराम से निकाल लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन में डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, और अपन का टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल सॉल्व बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन्स। तो बेसिक कंसेप्ट है, बस उसी के ऊपर अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसमें कहीं पे भी अगर अपन को डिफिकल्टी लग रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर मैं उसके ऊपर डेफिनेटली सोचूंगा कि क्या इसमें आपको डिफिकल्टी लग रही है, तो फिर उसके ऊपर मैं आंसर भी दे दूंगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है और आपका अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। देखिए, बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है और पूरा एक बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। उसके बाद जैसे मैंने बोला है कि जो भी क्वेश्चन आएगा डीसी मशीन का, पहले उसका डायग्राम निकालो एंड देन फॉलो द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन में बोला उसने 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर, पहले बोलते हैं उसने क्या बोला है, डीसी शंट मोटर। ठीक है, वो 200 वोल्ट क्या होगा, ये सप्लाई वोल्टेज होगा। सप्लाई वोल्टेज मतलब कौन सा, आर्मेचर वोल्टेज वीटी। कौन सा होगा, आर्मेचर वोल्टेज वीटी, आर्मेचर वोल्टेज। इसको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज भी बोलते हैं लोग उसको, टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दे दिया, 0.1 ओम दिया, एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 240 ओम, एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, 240 ओम। द पावर डेवलप्ड एट नो लोड इज 236 वाट। पावर डेवलप एट नो लोड इज व्हाट, 236 वाट। बट उसने पावर डेवलप पावर एट नो लोड मतलब क्या, ईबी इंटू आई ए बोला था मैंने, आपको याद आ रहा होगा। तो पावर डेवलप्ड एट नो लोड इज गिवन बाय ईबी इंटू आई ए, और उसने जो पावर डेवलप होती है एट नो लोड पे, दैट इज नथिंग बट व्हाट है, मैकेनिकल पावर। सॉरी, जो पावर डेवलप होगी दैट विल बी नथिंग बट, एट नो लोड पे जो भी पावर डेवलप होती है दैट पावर इज टर्म एज व्हाट, correct, it is correct, term as a rotational losses, it is term as what, rotational losses, or you can call them as a mechanical losses। ठीक है, इस तरीके से आगे उसने बोला, if the motor takes line current of 9.8 ampere at full load speed of 1450 rpm, then determine the following parameter: mechanical power delivered, load torque, power output and full load efficiency। all these parameter are asked। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप लोग, जो गिवन है गिवन को अच्छे से लिख लोगे, उसके बाद आप उसका आगे डिस्कशन करोगे जो भी बताया। ठीक है, देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर आपने बोला है उसने, गिवन क्या आपके पास जो दिया है आपको, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद डीसी, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। ठीक है, यू आर प्रोवाइडेड विद डीसी शंट मोटर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है, वीटी कितना दिया आपको, वीटी दिया आपको 200 वोल्ट। वीटी जो दिया आपको, इट इज गिवन यू एज 200 वोल्ट। सेकंड केस में जो वोल्टेज जो बोला है उसने, क्या बोला उसने, आर्मेचर रेजिस्टेंस वगैरह उसके बारे में उसने बोला है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया, आर ए इज गिवन एज 0.1 ओम। ठीक है, देन फील्ड रेजिस्टेंस उसने बोला कितना है, फील्ड रेजिस्टेंस इज गिवन एज आर एफ which is equals to 240 ohm। RF is given as what, 240 ohm। जो फोर्थ केस में जो उसने जो दिया, मतलब फोर्थ जो पैरामीटर दिया उसने, नो लोड लॉसेस मतलब क्या, मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड एट नो लोड, इट इज नथिंग बट रोटेशनल लॉसेस। बेसिकली उसने बोला भी बोल दिया है ना, तो पावर डेवलप्ड एट नो लोड मतलब क्या, रोटेशनल लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस दे आर इक्वल्स टू 236 वाट। ठीक है, इफ द मोटर टेक्स लाइन करंट ऑफ 9.8 एम्पियर एट फुल लोड, उसने क्या बोला है, मोटर टेक्स लाइन करंट मतलब क्या, आई एल इज गिवन अस 9.8 एम्पियर, कितना दिया हुआ, 9.8 एम्पियर दिया, एंड फुल लोड स्पीड ऑफ
6 नंबर जो पैरामीटर दिया फुल लोड स्पीड NFL कितना दिया आपको 1450 एम्पियर 1450 आरपीएम कितना दिया 1450 आरपीएम दिया नो लोड स्पीड। तो सबसे पहले क्या करोगे आप उसका डायग्राम निकालोगे किसका जो उसने बोला है डीसी शंट मोटर का। तो डीसी शंट मोटर का डायग्राम किस तरीके से निकालोगे जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, उस तरीके से। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट डीसी शंट मोटर, ठीक है। इस तरीके से you are provided with terminal voltage VT, this is the these are the brushes, ये जो बैक EMF आएगा EB, दिस इज द फील्ड रेजिस्टेंस RF और इसके सीरीज में क्या आएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, इस तरीके से आ जाएगा। बिल्कुल सही है, इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक किसका फिगर है, दिस इज द फिगर ऑफ डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर का फिगर है। टर्मिनल वोल्टेज कितना VT का वैल्यू कितना दिया उसने, इट इज प्रोवाइडेड विद अस 200 वोल्ट, VT इज गिवन अस 200 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद उसने जो बोला है लाइन करंट कितना दिया उसने 9.8 एम्पेयर दिया है। लाइन करंट कितना दिया है, दिस करंट इज नथिंग बट 9.8 एम्पेयर, दिस इज द लाइन करंट, ठीक है। फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, इट इज गिवन अस 240 ओम, कितना दिया 240 ओम। इसमें जो करंट जाएगी वो कितने जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 240 ओम। तो जो आपके पास फील्ड करंट आएगी बेटा दैट विल बी 200 डिवाइडेड बाय 240, ये देखिए कितना बनेगा आपके पास, दिस विल बी 10 divided by 12, obviously this will be 5 by 6 is equals to what 0.833 ampere. So this is the magnitude of the current which is flowing through this field of the DC machine, ठीक है। डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें से करंट कितनी फ्लो हो रहा है 0.833 एम्पियर हो रहा है। तो जो आर्मेचर करंट आएगा आपके पास, इसमें जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी आर्मेचर करंट। सो आर्मेचर करंट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू लाइन करंट माइनस फील्ड करंट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट लाइन करंट माइनस फील्ड करंट। अगर आप यहाँ पे KCL अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना है। आर्मेचर करंट इज इक्वल्स टू लाइन करंट माइनस व्हाट फील्ड करंट। तो जो लाइन करंट है उसका वैल्यू कितना है भाई, द वैल्यू ऑफ द लाइन करंट इज गिवन अस 9.8 एम्पियर माइनस फील्ड करंट इज गिवन अस व्हाट, इट इज गिवन अस 0.833 एम्पियर। तो यहाँ से जो आपके पास आर्मेचर करंट का वैल्यू आएगा, मैं आर्मेचर करंट का वैल्यू आपको बता देता हूँ। उसका वैल्यू देखिए मेरे पास जो आया है, द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 8.97 एम्पियर। कितना है 8.97 एम्पियर भाई आपके पास आर्मेचर करंट का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 8.97 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द आर्मेचर करंट, ठीक है। अब अगर मुझे जो उसने बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने बोला है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, तो अगर मुझे मैकेनिकल पावर डेवलप करना है, पहला जो मुझे पूछा है, क्या पूछा है मुझे, आई एम बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मतलब क्या PM इज इक्वल्स टू व्हाट EB मल्टीप्लाई बाय IA, द वैल्यू ऑफ द EB इज इक्वल्स टू VT माइनस IARA, ठीक है। तो अगर मैं PM का वैल्यू निकालूं तो दिस विल बी VT माइनस IARA मल्टीप्लाई बाय व्हाट IA। तो आपके पास जो मैकेनिकल पावर आने वाला होगा, मैकेनिकल पावर कितना आएगा, द वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल पावर विल बी इक्वल्स टू, this will be 200 minus armature current 8.97 multiply by 0.1 multiply by 8.97। तो यहाँ से जो आपके पास मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड होने वाली है that will be, मेरे पास उसका आंसर होगा शायद, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1.78 किलोवाट। कितना आ रहा है आपके पास, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1.78 किलोवाट। सो दिस इज द मैकेनिकल पावर, दिस इज नथिंग बट व्हाट मैकेनिकल 1.78 किलोवाट बेटा, दिस इज द मैकेनिकल पावर डेवलप, ठीक है। ए पार्ट जो दिया था उसने, दिस वाज द मैकेनिकल पावर। आई थिंक उसने ए लिखा है 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा है, उसने लिखा है 1 2 3 ऐसा लिखा है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा क्या है, लोड टॉर्क के बारे में पूछ रहा है,
लोड टॉर्क 1, सॉरी दिस विल बी 1। सेकंड केस में उसने क्या पूछा है, लोड टॉर्क, उसके बाद पावर आउटपुट पूछा है, ठीक है। तो पावर आउटपुट लोड टॉर्क, ठीक है। तो मैं अगर लोड टॉर्क निकालने की बात करूँ, लोड टॉर्क मतलब क्या, जो आउटपुट में जो डायरेक्टली आ रहा है उसको तुम लोड टॉर्क बोलोगे। लेकिन लोड टॉर्क निकालने से पहले अगर मैं सपोज पावर आउटपुट भी निकाला तो कुछ डिफरेंस थोड़ी ना होगा, उसमें कुछ डिफिकल्ट थोड़ी ना होगा, ठीक है। आपको सीक्वेंस के हिसाब से चलना होगा। तो मैं सीक्वेंस का जो थर्ड केस है पहले उसको सॉल्व कर रहा हूँ। पावर आउटपुट अगर सपोज मुझे निकालना है, पावर आउटपुट क्या होगा बेटा आपके पास, जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है पीएम, इसमें से अगर मैं पी रोटेशनल अगर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मुझे पावर आउटपुट मिलेगा। तो मेरे पास पी एम कितना है, 1.78 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 माइनस 236, विच इज नथिंग बट व्हाट, विच इज नथिंग बट रोटेशनल लॉसेस, रोटेशन हो गया है तो रोटेशनल लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ से जो भी कुछ आएगा इन वाट्स दैट विल बी द पावर आउटपुट। मेरे पास उसका आंसर लिखा है 1549.95, ऐसा कुछ आंसर आएगा शायद मेरे हिसाब से उसका 1549.95 करेक्ट उसका आंसर आ रहा है, ये करेक्ट उसका आंसर है। तो आपके पास जो पावर आउटपुट आ रहा है, ये पावर आउटपुट कितना आ रहा है, 1549.95 watt। दिस इज द व्हाट, दिस इज नथिंग बट द पावर आउटपुट, this is nothing but what, this is nothing but the power output, or you can call it as what, you can call it as output power, you can call it as what, you can call it as a output power। this was the third case। now I am talking about the second case। second case में जो उसने पूछा था टॉर्क के बारे में पूछा था उसने। so the load torque will be what, load torque is equals to load power या load power output power, दोनों का मतलब सेम है, load power अपॉन स्पीड। लेकिन स्पीड किस में होगा बेटा, आप टॉर्क की बात कर रहे हो तो दिस विल बी इन व्हाट, रेडियन पर सेकेंड में स्पीड होगा, ठीक है। तो लोड पावर कितना आ रहा है आपके पास, इट इज इक्वल्स टू 1549.95, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू n अपॉन 60। n का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ n इज 1450 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बिकम व्हाट, 10.2 न्यूटन मीटर। 10.2 न्यूटन मीटर इज द वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क। सो द वैल्यू ऑफ द TL इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 10.2 न्यूटन मीटर। ये किसके वैल्यू आ रहा है, लोड टॉर्क के वैल्यू आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो लास्ट केस में जो उसने पूछा था, जो उसने फोर्थ जो पार्ट पूछा है, इट इज नथिंग बट एफिशिएंसी। क्या पूछा उसने, एफिशिएंसी। बेटा एफिशिएंसी क्या होती है आपके पास, एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट पावर विद रिस्पेक्ट टू इनपुट पावर, ठीक है। सो दिस विल बी P आउट अपॉन P इन। आउटपुट पावर कितने आ रहे हैं आपके पास, आउटपुट पावर इज 1549.95 विद रिस्पेक्ट टू इनपुट पावर क्या होगी, इनपुट करंट मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट कितना दिया है, 9.8 एम्पियर, इनपुट वोल्टेज कितना दिया है, 200 वोल्ट। तो देख सकते हो आप डायरेक्टली यहाँ से जो पावर आएगी दैट विल बी व्हाट, इनपुट पावर। सो P इन इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 200 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 9.8। समझ में आ रही बात, इस तरीके से, हाँ 200 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है। और मैं उसको परसेंटेज में निकालने की बात करूँ तो दिस विल बिकम 78.56%। दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 78.56%। दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ दी डीसी मशीन। तो देखिए इसमें जितने भी चीज़ें पूछी थी ना, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, वो आपको बस उसको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब जो पूछा है और जो दिया है, इन दोनों में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वंस यू नो द रिलेशन देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इट वेरी इजीली एंड विदाउट incurring even a single mistake in calculation you will obtain the right solution। this will be the very important step because जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उतना आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा, उतने अच्छे से इक्वेशंस आपके दिमाग में बैठेंगे और आपको हर एक चीज़ का जो उसके रिलेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जैसे मैंने वहाँ पे लिख दिया VT, बच्चों को लगता है कि VT सर आर्मेचर वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, अरे भाई सभी का मतलब सेम है। तो ये बेसिक चीज़ें ना आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वंस योर ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर, बेसिक चीज़ें, देन यू विल बी डेफिनेटली एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द डीसी मशीन, ठीक है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, अ 4-pole DC motor is lap wound with 400 conductors. The pole shoe is 20 centimeter long and average flux density over one pole pitch is 0.4 Tesla. Is what 0.4 Tesla. The armature diameter being 30 centimeter. The armature diameter being 30 centimeter. Find the torque and gross mechanical power developed
when the motor is drawing 25 ampere, when the motor is drawing 25 ampere and running at 1500 rpm, and what running at 1500 rpm, समझ में आ रही बात? तो देखिए उसने जो डेटा दिया है उस डेटा को पहले मैं अपन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या आपके पास जो गिवन दिया है आपको, गिवन में क्या क्या दिया है, उसने बोला है 4 पोल लैप ऑन डीसी मोटर, ठीक है, 4 पोल लैप ऑन डीसी मोटर, P इज इक्वल्स टू 4, A इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि लैप ऑन बोल दिया उसने, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर गिवन एज 400, ठीक है। पोल शू इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो लेंथ ऑफ द पोल शू इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, एंड द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी और वन पोल पिच इज 0.4 टेस्ला, सो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी B एवरेज which is given as it is 0.4 times of Tesla, 0.4 Tesla basically, not 0.4 times, ठीक है। आगे बोला था कि the armature diameter being 30 centimeter long, so the armature diameter being 30 centimeter long will be diameter D is equals to 30 centimeter. Find the torque and gross mechanical power developed when the motor is drawing 25 ampere, so armature current is given as 25 ampere, समझ में आ रही है। रनिंग एट 1500 आरपीएम, सो स्पीड भी दे दी आपको 25 मिली एम्पियर, थोड़ी ना है, एम्पियर होगा ना, वही तो स्पीड इज 1500 आरपीएम। इट्स टाइप्स। सबसे पहले देखिए जो दिया है उसने, मेरे पास जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग देखिए उसने क्या क्या दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, इन सबको तीनों का यूज़ करके अपन क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स पर पोल निकालेंगे। तो पहले फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू अपन लिखते हैं फ्लक्स डेंसिटी, ये एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। सो फ्लक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू बी एवरेज मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। फॉर सिलेंड्रिकल, फॉर सिलेंडर जो एरिया होता है आपको पता है क्या, 2 पाई RL होता है। सो बी एवरेज जो होगा, अपन को पूछा क्या एक्चुअली, ये पूछा है ना, ठीक है। सो बी एवरेज होगा बी मल्टीप्लाई बाय एवरेज, इसका एरिया क्या आ जाएगा सिलेंडर का, दिस विल बी 2 पाई RL डिवाइडेड बाय व्हाट, पी डिवाइडेड बाय पी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, फ्लक्स पर पोल चाहिए, क्या चाहिए, फ्लक्स पर पोल चाहिए। तो फ्लक्स पर पोल के लिए किस तरीके से आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई RL डिवाइडेड बाय व्हाट, पी, इस टाइप से आ जाएगा। फिर उसमें बस अपन को क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं। बी का वैल्यू कितना है भाई, बी का जो वैल्यू दिया है 0.4 दिया है, मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ ठीक है, मैं 2R को डायरेक्टली डी लिख देता हूँ। डी का वैल्यू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है ना, बिल्कुल। तो दिस इज 30 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय पाई, मल्टीप्लाई बाय एल का वैल्यू कितना है भाई, एल कितना दिया है उसने, एल दिया 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स आर 4, नंबर ऑफ पोल्स आर व्हाट, 4। यहाँ से जो आपके पास फ्लक्स पर पोल का जो वैल्यू आ जाएगा, मैं उसका वैल्यू बता देता हूँ। उसका जो वैल्यू आने वाला है फ्लक्स पर पोल का, इट इज़ 0.0188 वेबर, कितना है, दिस इज 0.0188 वेबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स पर पोल, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे वो पूछ रहा है कि फाइंड द टॉर्क एंड ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। तो देखिए ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ईवी निकालना पड़ेगा। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज इक्वल्स टू ईवी मल्टीप्लाई बाय IA, ठीक है। दिस ईवी इज इक्वल्स टू NP5 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड अबाउट 60 × A डिवाइडेड अबाउट 60 × A, ठीक है। अब अपन को पता है लैब कनेक्शन है, तो लैब कनेक्शन के लिए ये और A कैंसिल हो जाएगा, सो N5Z डिवाइडेड बाय 60 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, एन का वैल्यू कितना दिया है 1500 आरपीएम, मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स कितना निकाला 0.0188, नंबर ऑफ कंडक्टर्स उसने कितने दे रखा है अपन को 400 ना, बिल्कुल। सो 400 कंडक्टर्स दे रखे हैं, दिस डिवाइडेड बाय व्हाट 60, दिस डिवाइडेड बाय 60, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 5, सो दिस विल बिकम 500 मल्टीप्लाई बाय 0.0188 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ से जो आपके पास जो EV का जो वैल्यू आने वाला होगा बैक EMF का, तो उसका वैल्यू देखिए किस तरीके से आने वाला है, कितना आने वाला है, इंड्यूस्ड EMF इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 188 वोल्ट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट 188 वोल्ट के आसपास, 188 वोल्ट आ रहा है, कितना 188 वोल्ट। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा आगे ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। सो पावर डेवलप्ड की जो बात की जाएगी ना, पावर डेवलप्ड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट EB मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट IA। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए आपके पास जो आंसर आ जाएगा बेटा, EB का वैल्यू कितना 188 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट कितना बोला 25 एम्पियर। तो इसको अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 188 मल्टीप्लाई बाय 25, दिस इज गोइंग टू बी 4770 वाट, 4770 वाट।
सो दिस इज पी डी विच इज़ नथिंग बट व्हाट पावर डेवलप्ड, उसका वैल्यू है 4700, कितना है 4700 है, 4700 वाट। आगे उसने पूछा कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस टॉर्क डेवलप के बारे में उसने पूछा है, ठीक है। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है कि आपके पास पी डी है, टॉर्क ग्रॉस पावर, जैसे ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है तो वहाँ से आप पावर से आप आराम से टॉर्क का वैल्यू निकाल सकते हो। पी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, क्योंकि पावर डेवलप्ड इज इक्वल्स टू मतलब जो पावर डेवलप्ड होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, मैकेनिकल पावर होगा, प्रोवाइडेड द रोटेशनल लॉसेस आर नॉट गिवन, सो आई विल कंसिडर देम एज ए जीरो, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास टॉर्क, तो टॉर्क आ जाएगा पी डी अपॉन ओमेगा, पी डी अपॉन व्हाट ओमेगा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू पी डी का वैल्यू कितना आपके पास 4700 डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना वैल्यू है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइडेड बाई 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से जो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या कैंसिल हो सकता है, 15 4 60, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 94/5, 94/पाई, ठीक है। तो 94 डिवाइडेड बाई पाई, इसका वैल्यू हो जाएगा 29.92 न्यूटन मीटर। सो दिस विल बिकम व्हाट 29.92 न्यूटन मीटर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क डेवलप्ड विद द पैरामीटर्स आर गिवन लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से जो नॉर्मल पैरामीटर्स दिए थे, बस उससे अपन को क्या करना है, इन चीज़ों को डिटरमिन करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में उसने पूछा है बस उसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें बेटा डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बहुत आसानी से अपन को इन सब चीज़ों को सॉल्व करना है आपको। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है क्वेश्चन में, तो नो लोड स्पीड ऑफ अ 230 वोल्ट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज 1400 आरपीएम। नो लोड स्पीड कितना दिया भाई 1400 आरपीएम दिया। देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखने की उसमें बोला क्या, उसने नो लोड बोला, क्या बोला, नो लोड बोला है, कुछ भी मेंशन नहीं, तो बेटा एट नो लोड आर्मेचर करंट इज 0 एम्पियर, एट नो लोड आई ए इज इक्वल टू व्हाट 0 एम्पियर। द आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप एंड रोटेशनल लॉसेस आर नेग्लेक्टेड। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप के भी कोई बारे में बोला नहीं है, और रोटेशनल लॉसेस को भी नेग्लेक्ट कर दिया। ऑब्वियस है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया अभी। द फील्ड करंट इज केप्ट कांस्टेंट एट रेटेड वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क फॉर करंट ऑफ 8 एम्पियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क एट 8 एम्पियर आपको उसने पूछा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कितना भी आसान क्यों ना हो, लेकिन पहले क्या लिखोगे, ये आदत डाल दीजिएगा आप, पहले गिवन लिखिएगा। इससे क्या ना आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत, देखिए क्वेश्चन जब गिवन लिखोगे इसमें आपकी आधी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपका क्वेश्चन वहीं पे आधा सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, उसने पूछा क्या, द नो लोड स्पीड ऑफ द मोटर इज व्हाट 1400 आरपीएम, नो लोड स्पीड ऑफ 230 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है उसने 230 वोल्ट दिया है, ठीक है। एट नो लोड armature current is what 0, so IA is equals to 0, so VT is equals to EB plus IARA, और अगर ये 0 हो गया तो मुझे एक बात बोलो, VT is equals to EB is equals to what 230 वोल्ट। समझ में आ गई बेटा बात। देखिए इसमें आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, क्योंकि उसमें आगे कुछ है ही नहीं। फिर देखो, फिर नो लोड स्पीड कितना दिया उसने 1500 दिया है, 1400 आरपीएम दिया है उसने, ठीक है। और आर्मेचर करंट कितनी दी है, आर्मेचर करंट इज 8 एम्पियर, ठीक है। देखना मैंने बोला कि आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अपन को पूछा क्या, टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू K5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर्मेचर करंट आई, इस टाइप से होता है। और उसने पूछा क्या है आपको, रेटेड पूछा क्या है, द फील्ड करंट इज केप्ट कांस्टेंट एट रेटेड वैल्यू। अगर फील्ड करंट के बारे में उसने कुछ बोला है और उसने बोल भी दिया कि क्या है, कांस्टेंट है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की बात, तो इसको मैं KT बोल दूं भाई, बिल्कुल KT इज इक्वल टू व्हाट IA इज इक्वल टू व्हाट T। इस टाइप से अगर मुझे टॉर्क चाहिए तो IA का वैल्यू मुझे दिया 8 एम्पियर, KT का वैल्यू नहीं है, तो KT कहाँ से निकालोगे आप, आराम से भाई EB के इक्वेशन से निकालोगे। तो EB का इक्वेशन कैसे लिखोगे, क्या लिखना है, EB इज इक्वल टू K5 ओमेगा n, इस टाइप से तो लिखना है भाई। KT इज इक्वल टू K5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा n, K5 को क्या लिख दूँ भाई मैं, KT लिख दूँ, सो KT मल्टीप्लाई बाय ओमेगा n इज इक्वल टू व्हाट EB, मेरे पास EB का वैल्यू, मेरे पास ओमेगा n का वैल्यू, तो मैं KT आराम से निकाल लूंगा बिल्कुल। तो EB का वैल्यू कितना होगा, दिस विल बी 230 वोल्ट इज इक्वल टू KT मल्टीप्लाई बाय, अब ओमेगा n क्या है 1400 आरपीएम अपने उसको दिया है, नो रोड स्पीड डिवाइडेड बाय व्हाट 60, इस टाइप से। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो उसके बाद ये बन जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 14 पाई डिवाइडेड बाय 14 पाई, इस टाइप से। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ KT। ये क्या होने वाला है भाई, KT का वैल्यू बनने वाला है, ठीक है। कहीं पे मैंने गलती तो नहीं करी है ना, कहीं पे कुछ मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं है, ओके बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो KT का तो वैल्यू बनेगा 23 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कितना है, दिस विल बिकम 69 डिवाइडेड बाय 14 पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, KT का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, KT का वैल्यू आ जाएगा। अब मुझे पूछा क्या उसने, टॉर्क पूछा, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू
के टी मल्टीप्लाई बाई वॉट आर्मेचर करंट आई है, के टी का वैल्यू डाल दीजिएगा उसमें 69 डिवाइडेड बाई 14 पाई मल्टीप्लाई बाई वॉट आर्मेचर करंट 8 एम्पियर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वॉट आर्मेचर करंट 8 एम्पियर, दिस विल बिकम 7, दिस विल बिकम वॉट 4, सो 4 69 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7 पाई डिवाइडेड बाई 7 पाई, इस टाइप से। तो बस आपको क्या इसको सिंप्लीफाई करना है, सो दिस विल बिकम 69 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 7 पाई, तो ये बन जाएगा आपके पास 12.55 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया? 12.55 न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क विच इज प्रोड्यूस फॉर द करंट ऑफ 8 एम्पियर, फॉर द करंट ऑफ 8 एम्पियर। बहुत आसान छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत आपको अच्छे से समझना है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कंसेप्ट वगैरह ऐसा कुछ तो मुझे लगता है ना, डीसी मशीन के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। आपको भी देख के भी लग रहा होगा कि इसमें क्या कुछ दिया भी नहीं होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत छोटे छोटे और आसान क्वेश्चन होते हैं ना, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, पीएसयू में पूछे जाते हैं, बहुत ऐसे फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको ठीक है, आपको इनको बहुत अच्छे से इन सबको पढ़ना है, और इसके ऊपर जो भी कुछ न्यूमेरिकल जो भी कुछ आते हैं तो उसको अच्छे से बस गिवन लिख लीजिएगा, रिलेशन देखिएगा कि जो पूछा क्या है और जो दिया क्या है उसके बीच में देखना रिलेशन क्या है। जैसे भी आपको रिलेशन पता चल गया, आपको नॉन क्वांटिटीज अननोन क्वांटिटीज बस सेग्रीगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड देन आंसर फाइंड करना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।